हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका जंगल की आवाज़ एपिसोड 4 में। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे। मैं हूँ शिखा पांडे। नमस्कार, मैं निकिता पाथरकर। मैं सत्यजीत पाटिल हूँ। तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में हम बहुत संवेदनशील विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आर्कटिक नदी में रूस के तेल रिसाव पर बात करेंगे, जिसका कारण लापरवाही है और एक और प्रमाण देता है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज वास्तविक है। फिर उत्तराखंड का रुख किया जाएगा। हम देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को असंवेदनशील पर्यावरणीय जोन में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं। फिर हमारे राष्ट्र में मई के महीने में गैस रिसाव हुआ था। यह एक अनसुनी और अनकही समस्या है, जो कंपनी द्वारा कुप्रबंधन का एक और उदाहरण है। फिर हम देखेंगे कि पश्चिमी घाटों में सड़क चौड़ीकरण की परियोजना कैसे शुरू होगी। फिर हमारे पास भारत में जलकुंभी का खतरा और भारतीय लोगों और सरकार द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अंत में पर्यावरण के संबंध में मुद्दों और संघर्ष के बारे में बात करने के बाद हमारे पास प्रकाश डालने के लिए बहुत ही गहन विषय है कि कैसे राज्य ने मालवन के जलमग्न पठार को संरक्षित क्षेत्र के रूप में मानने के लिए प्रस्ताव रखा है। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे तेल रिसाव की, रशिया में जो ऑयल स्पिल हुआ है उसकी। रशिया के आर्कटिक सर्कल में परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण 21,000 टन के डीजल ऑयल का फैलाव हो चुका है। यह फैलाव कम से कम 135 स्क्वायर माइल तक पहुंच चुका है। चलिए जान लेते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है। परमाफ्रॉस्ट यह शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जमीन सलग 2 से 3 साल तक पूरी तरह फ्रोजन होती है। रशिया का 55% हिस्सा, ज्यादातर साइबेरिया, परमाफ्रॉस्ट है और यहाँ पर मुख्य रूप से तेल और गैस के फील्ड्स पाए जाते हैं। रशिया के नोरिल्स्क शहर में तेल रिसाव ऑयल स्पिल हो चुका है, जहाँ पर नोरिल्स्क तामीर एनर्जी कोऑपरेटिव का पावर प्लांट है। रशिया के उत्तर विभाग में यह शहर आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है। एक संस्था के मुताबिक, जो कि एक फेडरल सर्विस फॉर सुपरविजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, उनके मुताबिक 6,000 टन तक तेल रिसाव जमीन में हुआ है और बाकी का 15,000 टन तेल रिसाव पानी में हुआ है। इस कारण यह तेल के घटक अंबरनाया और दाल्दिकान नदियों में और उनकी उपनदियों में फैल चुके हैं। नोरिल्स्क तामीर एनर्जी कोऑपरेटिव कंपनी ने इस परिस्थिति को आपातकालीन परिस्थिति घोषित कर दिया है। ग्रीनपीस ऑर्गेनाइजेशन यह मानती है कि यह तेल रिसाव की घटना, पानी में जो नुकसान हुआ है वह करीब $85 मिलियन तक है। इस तेल रिसाव के कारण अंबरनाया नदी की सतह गहरी लाल हो चुकी है। यह दुर्घटना आधुनिक रशिया के इतिहास में दूसरी बड़ी तेल रिसाव की घटना है। इससे पहले ऐसी दुर्घटना 1994 में हुई थी, जिसमें कच्चे तेल का रिसाव कई महीनों तक चला था। इस दुर्घटना का क्या प्रभाव हुआ है, यह हम जान लेते हैं। इस तेल रिसाव की दुर्घटना के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा मृदा प्रदूषण होगा। इस दुर्घटना का जैसे समुद्री जीवों पर दुष्परिणाम हुआ है, वैसे ही मानवों पर भी हुआ है। जमीन में जो तेल रिसाव हुआ है वह पानी के स्रोतों में घुलकर उसे प्रदूषित कर सकता है। इस वजह से जल प्रदूषण की समस्या काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस पानी के उपयोग से कई बीमारियों का फैलाव हो सकता है। जलीय प्राणियों द्वारा इस पानी को पीने में उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तेल के संपर्क में आने से जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता पर असर होगा। अब देखते हैं रशिया ने इस समस्या पर क्या कदम उठाए हैं। रशियन सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है, ताकि नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के प्रमुख को हिरासत में लिया गया है तथा उसके खिलाफ 3 आपराधिक मामलों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। इस घटना से क्या निष्कर्ष निकलता है, यह भी हम जान लेते हैं। यदि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रख लिया जाए तो वर्ष 2100 तक परमाफ्रॉस्ट का 1/4 भाग समाप्त होगा, जिससे समुद्र जल स्तर में लगभग 1.1 मीटर तक वृद्धि हो सकती है। परमाफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिए आर्कटिक परिषद के सदस्यों तथा अन्य देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जून 2013 में अभूतपूर्व बाढ़ ने पहाड़ी राज्य यानी उत्तराखंड को तबाह कर दिया।
14 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 नदियों पर स्थित 24 अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जिसमें 20,000 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट है, उनके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आदेश EIA को दिया, ताकि यह जांच किया जा सके क्या इन परियोजनाओं का त्रासदी में कोई योगदान है या नहीं। तब से सभी परियोजनाएं ठप है, क्योंकि कई समितियों ने इस मुद्दे की जांच की है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार को अगले आदेश तक किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण या वन विकास के मंजूरी नहीं देने के लिए कहा गया था, लेकिन अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी के उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी थी। जो परियोजनाओं को पिछले 7 साल से स्थगित कर दिया गया है, उनके पुनः प्रस्तापन के लिए 28 फरवरी 2020 शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर जल विद्युत बिजली परियोजनाओं को स्थानांतरण की व्यवहार्यता के खोज का सुझाव दिया है। यह देश भर के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए माना जाना चाहिए, और बल्कि न कि केवल उत्तराखंड के लिए। शुद्ध वाणिज्यिक यानी प्योर कमर्शियल विचार एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। हम सहमत हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा और लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित किया जा सकता है, उन्हें मुख्य रूप से नाजुक क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे और BR गवई और सूर्यकांत इन्होंने कहा, हमारी चिंता पर्यावरण के अलावा लोगों के जीवन की रक्षा करना है। प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावकों के लिए यह लाभ है। हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि हम सुरक्षा के लिए बड़े हित साधे थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएं। क्या आप चंद्रपुर गए हैं, जहां एक सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है? आप उस शहर में सांस भी नहीं ले सकते, ऐसा CJI बोबडे ने कहा। संपूर्ण उत्तराखंड एक बड़े गंगा बेसिन का हिस्सा है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय में बहती है और दक्षिण और पूर्व में उत्तर भारत की गंगा के मैदानों से होकर बांग्लादेश में बहती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर शुरू होती है और उत्तराखंड से निकलने तक हमने गंगा को उप बेसिन कहा है। उत्तराखंड में कुल 86 मौजूद जल विद्युत प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 36,000 मेगावाट के करीब है। इनमें से कुल 11 प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में है, जिनकी कुल क्षमता 503 मेगावाट से अधिक है। केंद्रीय क्षेत्र में 1800 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता है। इसका मतलब है कि राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा राज्य के पास नहीं है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राज्य को कितनी बिजली उपलब्ध होगी। उत्तराखंड सरकार की कुल योजनाओं में कुल 2771.89 मेगावाट क्षमता वाली 337 जल विद्युत प्रोजेक्ट्स है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी संख्या अलकनंदा बेसिन में है, जो 124 है। सबसे बड़े क्षमता वाला प्रोजेक्ट शारदा बेसिन में प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 12,450.905 मेगावाट है। 2376.3 मेगावाट क्षमता वाले 25 प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में स्थित हैं। उनमें से 6 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी 19 छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स हैं। 6 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स में से 3 निजी क्षेत्र में है और 3 केंद्रीय क्षेत्र में है। कोई भी राज्य क्षेत्र में नहीं है। राज्य क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होने के कारण ये तय नहीं है कि राज्यों को बिजली मिलेगी या नहीं, या फिर कितने मिलेगी, लेकिन उसे निश्चित रूप से उसके परिणामों को भुगतना होगा। अब हम यह देखते हैं कि जल विद्युत प्रोजेक्ट्स आपत्ति की संख्याएं कैसे बढ़ाती है। लगभग सभी जल विद्युत प्रोजेक्ट्स द्वारा उत्तराखंड के वनों की कटाई की जाती है। वनों के कटाई से सीधे मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी अब सीधे नदियों में बहता है। इसके अलावा जब प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है, तब भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण चीड़ और सागौन जैसे पेड़ लगाए जाते हैं और ओक की तरह व्यापक पत्ती के वृक्षों को शामिल नहीं किया जाता, जो न केवल मिट्टी में ह्यूम्स जोड़ता है, बल्कि विकास के तहत भी समृद्ध है। पाइन से ऐसा नहीं होता।
जंगलों के यह बदलाव गांधी जी के शिष्य मीरा बहन की स्वतंत्रता के बाद से चेतावनी है, लेकिन वन विभाग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। वास्तव में उत्तराखंड में वनों की कटाई सबसे ज्यादा जल विद्युत प्रोजेक्ट्स के लिए ही की जाती है। सभी जल विद्युत प्रोजेक्ट्स के लिए नदी के प्रवाह पर एक बांध निर्माण की आवश्यकता होती है। उसके बावजूद 30 किलोमीटर लंबी सुरंगें, जिनकी पर्याप्त चौड़ाई इतनी होती है कि उनमें से 3 ट्रेन एक साथ गुजर सकती है, और खनन, ये सभी घटक एक या दूसरे तरीके से क्षेत्र में आपदा क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी एक प्रोजेक्ट्स के सभी घटनाओं की संचयी प्रभाव और किसी दिए गए बेसिन में एक साथ सभी प्रोजेक्ट्स के कई मामलों के व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के प्रभाव के अलावा बड़े होने की संभावना है। इन सभी घटकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर विस्फोट होते हैं, जो भूस्खलन के जोखिमों को बढ़ाता है। वास्तव में उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र ने अक्टूबर 2012 की अपनी रिपोर्ट में सितंबर 2012 की ओखीमठ आपदा के बाद सिफारिश की थी उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी विकास गतिविधि के लिए किसी भी तरह के विस्फोट की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस सिफारिश के बारे में कुछ नहीं किया। अपने आप में ही विशाल सुरंग बनाने से हिमालयी पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे आपदा की संभावना बढ़ती जा रही है। जल विद्युत प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक सुरंग, ब्लास्टिंग और अन्य गतिविधियों से भारी मात्रा में मल उत्पन्न होता है। एक बड़ी पनबिजली परियोजना आमतौर पर लाखों क्यूबिक मीटर मल पैदा करती है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मल के निपटान की योजना होती है। उच्च बाढ़ के स्तर से ऊपर निर्दिष्ट स्थलों पे मल का परिवहन, सुरक्षा दीवारों का निर्माण और स्थिरीकरण प्रक्रिया मल के निपटान के लिए अधिग्रहित की जाती है। लेकिन यह सब के लिए श्रम व पैसा आवश्यक है। लेकिन प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स और अनेक ठेकेदारों को इस मल को सीधे पास के नदियों में डुबाना आसान लगता है। इस अवैध रूप से डंप किए गए मलबे ने कई प्रोजेक्ट्स के क्षेत्रों में भारी आपदा पैदा की है। जब पानी से भरी नदियां इस मल, बोल्डर और अन्य मलबे को ले जाती है तो कटाव की क्षमता बहुत अधिक होती है और बाढ़ वाले क्षेत्र में इस मल के भारी ढेर को पीछे छोड़ देती है। श्रीनगर शहर में लगभग 100 घर 10 से 30 फीट की गहराई में दबे हुए थे। इस तरह के मलबे से भरी नदियां बड़े पैमाने पर भूस्खलन करती है। जल विद्युत प्रोजेक्ट्स का गलत संचालन भी बहाव क्षेत्र में अधिक से अधिक आपत्ति पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट के विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संचालकों ने संभवतः बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए 16 से 17 जून को नदी का पानी नहीं छोड़ा था। हालांकि इससे बांध के पीछे भारी मात्रा में बोल्डर जमा हो गए, जिससे पानी के प्रवाह के लिए जगह नहीं बची, जिस कारणवश नदी बांध के किनारे से बहने लगी, जिससे इसके प्रवाह के लिए एक नया मार्ग बन गया। इससे बहाव क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वहां नई आपदा पैदा हो गई थी। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट्स पर्यावरण शासन से बाहर है। 25 मेगावाट से नीचे के प्रोजेक्ट्स को EIA, सामाजिक प्रभाव आकलन, सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण मंजूरी, पर्यावरण प्रबंधन योजना या निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और बहुत ही नाजुक जाने वाले हिमालय क्षेत्र के लिए वो गंभीरता का विषय है। हमारे पास कई वर्षों से यह मांग है कि 1 मेगावाट से ऊपर की सभी प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी व EIA इत्यादि की आवश्यकता होनी चाहिए। 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नहीं है। नदी के प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा नियुक्ति नदी घाटी परियोजना पर विशेष मूल्यांकन समिति द्वारा मंजूरी देने के बाद ही वैध माना जाता है। हालांकि मंत्रालय EAC यानी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के सदस्यों को ऐसे चुनता है कि वह किसी भी परियोजना पर शायद ही आपत्ति जताते हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और कई खुलासे करते हैं, जैसे कि वे कहते हैं हमारी पर्यावरण अनुपालन प्रणाली गैर मौजूदा है। जब भी कोई प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी जाती है तब ऐसा समझा जाता है कि वे पर्यावरण मंजूरी की शर्तों व पर्यावरण मानदंडों का पालन करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करने के लिए है कौन? केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय जो इस अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं
उनके अधिकारियों के पास कोई क्षमता नहीं है। 6 मासिक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जा रही है या कोई भी दौरा किया जाए तो अधिकारियों के पास यह जांचने का भी समय नहीं होता। हालांकि उनमें भी इच्छा शक्ति नहीं दिखती है, क्योंकि हमने दशकों से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा है और ना ही उनमें इस बदलाव के लिए कोई इच्छा शक्ति प्रतीत होती है। क्योंकि जब भी एनजीओ फोटोग्राफ्स और वीडियोस पेश करते हैं और उल्लंघन के अन्य सबूत पेश करते हैं तो वे कार्रवाई करने से इनकार करते हैं। प्रोजेक्ट्स का स्थानीय जलवायु यानी क्लाइमेट पे कैसे प्रभाव होगा, स्थानीय लोग इस बदलाव को कैसे अपनाएंगे, ये सभी का मूल्यांकन होना जरूरी है, आवश्यक है। जब तक हम ऊपर के सभी मुद्दों का समाधान नहीं निकालते तब तक उत्तराखंड में अधिक जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को लाना गलत होगा। वे अधिक आपत्ति को आमंत्रित करेंगे। उत्तराखंड में विकास के लिए कई अन्य विकल्प है। इसके बावजूद उत्तराखंड के लोगों को राज्य में उत्पन्न हो रही सभी ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए। उत्तराखंड को बिजली उत्पादन के अन्य विकल्पों को अपनाने की जरूरत है जो क्षेत्र के आपत्ति क्षमता को कम करते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिक जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, अधिक से अधिक आपत्ति को निमंत्रण देना होगा। ऊर्जा स्रोतों का एक विविध मिश्रण किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ बायोमास गैस फायर, सौर उत्पादन और पवन उत्पादन इत्यादि। कचरे के ताप से बिजली, हीटिंग और शीतलन का संयोजन आमतौर पर उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण संदेश है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक वैकल्पिक तकनीकें मौजूद है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने पर कम और नियोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अब यह सवाल उठता है कि क्या इससे बड़े शहरों के ऊर्जा की मांग पूरी की जा सकती है या नहीं। जाहिर है कि शहरों और उद्योगों के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है। बेशक शहरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और इन्हीं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के द्वारा शहरों की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट्स को लाने से पहले उसका पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन व नियोजन करना महत्वपूर्ण है। यदि यह अच्छे तरह से किया जाता है तो स्थायी विकास परिणामकारक हो सकता है और यदि प्रोजेक्ट इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करता है तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। इतिहास के बिना कोई स्मृति नहीं है और स्मृति के बिना कोई भविष्य नहीं है। दुनिया में सबसे खराब औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक यूनियन कार्बाइड के रिसाव के कारण हुई भोपाल गैस त्रासदी के बावजूद भी भारत में अब भी सरासर लापरवाही और अपूर्ण कानून बहुत सारी औद्योगिक दुर्घटनाओं का कारण बने हुए हैं। 7 मई को जब हमने अपने दिन की शुरुआत चाय के कप के साथ की तो विशाखापट्टनम के कुछ निवासी अराजकता और भ्रम की स्थिति में जा गए। 1 घंटे के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई थी और 580 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसका कारण था स्टाइलिन नामक एक गैस का रिसाव। स्टाइलिन मोनोमर एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जिसमें थोड़ी देर के लिए भी सांस ली जाए तो आंखों में जलन, मितली, सांस की समस्या, अस्थिर चाल, चेतना की हानि और गैस्ट्रोनॉमिक प्रभाव पड़ता है। एलजी केम्स, साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी ने 1997 में लीक के लिए जिम्मेदार इस प्लांट को खरीदा था। इसने पुराने स्टाइलिन प्लांट को यहां से हटाकर कुछ नए टैंकों में इंपोर्टेड स्टाइलिन को स्टोर करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि इस प्लांट ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया था। प्लांट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुलिस नियंत्रण कक्ष को सुबह 3:25 पर एक इमरजेंसी कॉल आया। इसने तुरंत निकटतम स्टेशन को सतर्क कर दिया। स्टेशन ने तत्काल सहायता के रूप में 8 अधिकारियों को भेजा। अधिकारी 15 मिनट में आरआर वेंकटपुरम पहुंचे। बचाव अभियान के दौरान अधिकारियों ने देखा कि लोग बेहोश पड़े थे। सड़कें संकरी होने के कारण बचाव कर्मी अपने वाहनों को पूरे रास्ते से नहीं ले जा सके और उन्हें बेहोश और जरूरतमंदों को हाथ में लेकर चलना पड़ा। गैस ने बचाव अधिकारियों को भी प्रभावित किया क्योंकि उनके पास एकमात्र सुरक्षा उनके चेहरे के आसपास बंधा गीला कपड़ा ही था। उनमें से ज्यादातर को बाद में भर्ती कर लिया गया था जबकि कुछ अभी भी ठीक हो रहे हैं। एम्बुलेंस सुबह 6 बजे के बाद ही पहुंची और एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन 7 बजे गैस मास्क पहनकर और अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन घरों में घुसी जहां लोग बेहोश पड़े थे।
उसके बाद एनजीटी को सूचित किया गया और उन्होंने 5 विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया, जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक कॉलेज के प्राचार्य, रासायनिक इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर और 2 वैज्ञानिक थे। उनकी रिपोर्ट बताती है कि स्टोरेज यूनिट पुरानी और उपेक्षित थी। स्टाइलिन मोनोमर को एक तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर संचलन में रहना पड़ता है, लेकिन 45 दिनों के लिए प्लांट को बंद कर दिया गया था। टीबीसी टेट्राब्यूटाइल कैटिकॉल, जो एक अवरोधक है, वो आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण टैंक के अंदर स्टाइलिन मोनोमर निरंतर प्रतिक्रिया करता रहा। इस कारण स्टाइलिन मोनोमर गर्म होने लगा और ये जहरीला धुआं छोड़ने लगा। संभवन ट्रस्ट के संस्थापक सतीनाथ सारंगी ने गंभीर रूप से रिपोर्ट देखी और बताया कि एनजीटी ने स्टाइरिन ऑक्साइड का उल्लेख नहीं किया है, जो कि बहुत जहरीला पदार्थ है, और ना ही भ्रूण या जेनेटिक कॉम्बिनेशन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया है। यही नहीं, इस त्रासदी के लिए बंदरगाह की शहरी योजना को भी जिम्मेदार ठहराया गया। आमतौर पर अधिकांश मामलों में उद्योग एक तरफ होते हैं और शहरों का विस्तार दूसरे की ओर होता है, लेकिन विजाक के मामले में विस्फोटक विस्तार प्लांट के आसपास की बस्तियों में हुआ। अब तक लगभग 40,000 लोग प्लांट से 3 किलोमीटर के आसपास रहते हैं। एलजी पॉलीमर के अलावा एचपीसीएल कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित हैं। अभी के लिए एलजी पॉलीमर पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी अधिकारियों के अनुसार एलजी पॉलीमर इंडिया इस त्रासदी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, तो कानूनन इस फैसले को टालने के लिए कोई बहाना या तर्क नहीं दिया जा सकता है। फर्म ने उस जुर्माने पर भी समीक्षा करने के लिए कहा है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसी दिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक और गैस रिसाव हुआ, जहां एक पेपर मिल फैक्ट्री के 7 मजदूर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 3 की हालत अब तक गंभीर है। इससे पहले कि कोई भी 19 मई को इन औद्योगिक दुर्घटनाओं को खत्म कर पाता, पूर्वी गोदावरी जिले के मलकीपुरम के पास ग्रामीणों ने एक आइस फैक्ट्री में हुए अमोनिया रिसाव का अनुभव किया। गैस 10 में से 3 टैंकों से लीक हुई, जिसके बाद 200 मीटर के भीतर के निवासियों को निकाला गया और आसपास के निवासियों को रिसाव के बारे में सूचित किया गया था। हालांकि मलकीपुरम पुलिस ने फायर टेंडर के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर रिसाव को उचित समय रहते रोक दिया था। 1 जून को काकीनाडा शहर के स्थानीय लोगों ने ऑटो हैंगर से संभावित गैस रिसाव के बारे में पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस सही फैक्ट्री का पता नहीं लगा सकी, जिसके बाद इसकी जांच की गई। इन सभी दुर्घटनाओं और औद्योगिक त्रासदी के बाद ये समझ लेना आवश्यक है कि उद्योगों और कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक उचित कानून और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। ऐसे EIA को ये काम की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये कंपनियां पर्यावरण की रक्षा करने वाले सभी कानूनों के अनुसार काम कर रही हैं। लेकिन हाल ही में आए EIA 2020 अधिसूचना हमारे लोकतांत्रिक देश में अंतर्निहित पूंजीवाद को दिखाती है। अब उम्मीद भी वहां क्या रखी जाए जहां पॉल्यूटर्स पे के आदर्श वाक्य बदलकर पॉल्यूट एंड पे कर दिया गया हो। हालांकि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आर्थिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है और कानूनों को आसान बनाने से कंपनियों का विस्तार करने में मदद मिल रही है, परंतु अधिक उत्पादन करने में हमें यह भी देखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं पर्यावरण की अनदेखी तो नहीं की जा रही। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण की। रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट इन द वेस्टर्न घाट्स। नेशनल हाईवे NH4A से 3 घंटे का सफर करने के बाद कर्नाटक के बेलगाम से गोवा जाते हुए ट्रैफिक फ्री 4 लेन हाईवे लगता है। करीब 1 घंटे बाद रास्ता छोटा होकर आसपास के दृश्य भी बदल जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों से रास्ते के दोनों तरफ इतना गहरा कैनोपी होता है कि दिन के उजाले में भी पेड़ों से अंधेरा छाया रहता है। अब की बात करें तो NH4A महज एक 2 लेन का रास्ता है, जिसे हाईवे या शब्द सूट भी नहीं करता। इसका कारण यह है कि गोवा में एंटर करने से पहले यह रास्ता पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, जो कि 1600 किलोमीटर के ऊंचे पहाड़ों से सजा हुआ है। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात से लेकर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु तक इसका फैलाव है। यह ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हॉटस्पॉट में 6% से भी कम लैंड एरिया समाविष्ट है, लेकिन देश के 1/3 प्राणी पौधे, जिसमें 325 इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उन सबका यह घर है। विश्व के 30% एशियन एलिफेंट्स और 17% टाइगर्स का यह निवास स्थान है। पश्चिम घाट के पर्वत कई नदियों का उगम स्थान है, जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा।
2012 में NH4A के विस्तार के हेतु फॉरेस्ट क्लियरेंस ने कहा है कि यह हाईवे दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है। 2015 में काली टाइगर रिजर्व बनाने के लिए दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आंची नेशनल पार्क से जोड़ दिया गया है। MOEFCC दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर तक का प्रदेश ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन होता है, जहां ह्यूमन एक्टिविटी मना है। इसका उद्देश्य नेशनल पार्क, सेंचुरीज और कॉरिडोर्स का परिसर सुरक्षित रखना यह होता है। जुलाई 2014 से MOEFCC ने वेस्टर्न घाट में 76 प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस यानी EC जारी किया है। इन 76 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोटेक्टेड एरिया के तहत आता है, जो कि है महाराष्ट्र के पनवेल की कर्नाला सेंचुरी, और 18 प्रोजेक्ट्स PA के 10 किलोमीटर अंतर्गत एरिया में ही है। गोवा सरकार ने 2018 में लगभग 70 किलोमीटर के सेक्शन में गोवा कर्नाटक बॉर्डर से लेकर पणजी तक वाइडनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। यह उनके EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत हुआ, लेकिन इसके लिए ना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ली गई ना कोई EC। NH4A के विस्तार प्रकल्प में कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों के प्रशासन ने किसी भी प्रकार की पर्यावरण मंजूरी या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं समझे। 2011 की गाडगिल कमेटी ने सुझाव किया है कि वेस्टर्न घाट के किसी भी जमीनी हिस्से के इस्तेमाल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। पैनल की रिपोर्ट ने इकोलॉजिकल डिजास्टर्स का खतरा बताते हुए इस विभाग में माइनिंग और बड़े डैम्स बनाना पूरी तरह से मना किया है। NHAI ने कोर्ट में यह बात मान ली है कि रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट में तकरीबन 22,000 पेड़ काटे गए हैं और इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इस बात की जानकारी बेंगलुरु स्थित पर्यावरणीय वकील प्रिंस आइजैक ने दी है। वेस्टर्न घाट के इस हिस्से में नीलगिरी तहत, लायन टेल्ड मकाक ऐसे प्राणी और कई तरह के वनस्पति की प्रजाति है। रोड कंस्ट्रक्शन के कारण इनकी संख्या घटने का डर है। विशेषज्ञ और आम जनता एकजुट होकर मांग कर रही है कि राज्य सरकार जिले में चल रहे इस सड़क परियोजनाओं पर रोक लगाए। वाटर हायसिंथ या जलकुंभी, जिसका शास्त्रीय नाम आइकॉर्निया क्रैसिपिस है, उसे दुनिया का सबसे अधिक परेशानी देने वाला खरपतवार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वीड भी कहा जाता है। वह रोगधारक वेक्टर्स के लिए एक सूक्ष्मवास, मछली पकड़ने के लिए व जल परिवहन के लिए रुकावट और बायोडायवर्सिटी में कमी, ये सारी चीजों से संलग्न है। हालांकि फिलहाल के अध्ययनों से यह पता चला है कि इस माइक्रोफाइट का इस्तेमाल कागज का उत्पादन, बायोगैस, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, मछली का खाना और प्रदूषित पानी स्वच्छ करने के लिए, जिसे फाइटोरेमेडिएशन भी कहा जाता है, इन सब के लिए किया जा सकता है। यह इस जलीय स्थलाकृति को जतन करने का महत्वपूर्ण कारण है और इसकी पहचान एक खरपतवार से आय उत्पादक संयंत्र में बदल सकता है। जलकुंभी को विशिष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग, जिसमें मांसल पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषक यानी क्लोरोफिल का संचय करती है, एक हरा भरा अर्धरसीला स्टेम और एक बल्कि भूरे रंग का रेशेदार रूट नेटवर्क जो आमतौर पर जलमग्न होता है और घास का प्राणोदक हिस्सा है। एक फसल के रूप में खरपतवार अभी भी कई साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य है, जिसका कारण तेजी से गुणन या बढ़ना है। यह कहना कि जलकुंभी एक चूहे की तरह प्रजनन करता है एक अंडरस्टेटमेंट होगा और इसकी तुलना हाइड्रा या पैरामेशियम से करना अतिशयोक्ति हो सकती है। हालांकि इस खरपतवार का गुणनांक यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उच्च है। आइकॉर्निया इरेस्पिस 50 दिनों के समय में 7 गुना फैलता है। इनफैक्ट यह बताया गया है कि 2 जलकुंभी के पौधे 120 दिनों में 1200 नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। कुछ दलदली क्षेत्रों की खेती की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पौधे की वार्षिक औसत उत्पादकता लगभग 350 से 1700 टन प्रति हेक्टेयर हो सकती है। इस उच्च दर के साथ जल मार्ग आसानी से रोके जा सकते हैं, क्योंकि समाशोधन दर यानी क्लियरेंस रेट पौधे के गुणन दर यानी मल्टीप्लिकेशन रेट से काफी नीचे है। यह वर्तमान के खतरे की स्थिति निकट भविष्य में एक आशीर्वाद के रूप में बदल सकती है, क्योंकि पशु चारे के साथ जलीय खरपतवारों का परिचय जानबूझकर प्रदूषित जल में किया जाता है, जिससे नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे भारी धातुओं को एब्जॉर्ब किया जाता है और इस तरह पानी को शुद्ध किया जा सकता है। जलकुंभी के संक्रमण का नियंत्रण 3 तरीके से किया जाता है।
कोई भी नियंत्रण विधि आमतौर पर दूसरे की तुलना में बेहतर नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इष्टतम नियंत्रण प्रत्येक प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर होता है, जैसे कि जलकुंभी के संक्रमण, क्षेत्रीय जलवायु और मानव और वन्यजीव से निकटता। रासायनिक नियंत्रण का जलकुंभी के 3 नियंत्रणों में से कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। हर्बिसाइड्स को प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रे करने के लिए कुशल तकनीशियन की सरकारी संरक्षण एजेंसियों से सख्त मंजूरी की आवश्यकता होती है। रासायनिक हर्बिसाइड का उपयोग जलकुंभी के गंभीर घुसपैठ के मामले में ही किया जाता है। हालांकि हर्बिसाइड का सबसे सफल उपयोग तभी होता है जब इसका उपयोग जलकुंभी के छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े क्षेत्रों में जलकुंभी के अधिक से अधिक जंतुनाशक जीवित रहने की संभावना होती है। जलकुंभी मैट के एक बड़े क्षेत्र को फैलाने के लिए टुकड़े में बढ़ जाते हैं। यह यांत्रिक नियंत्रण के तुलना में कम श्रमसाध्य है, फिर भी यह पर्यावरणीय प्रभाव को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह भूजल प्रणाली में प्रवेश कर सकता है और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर न केवल हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि स्थानीय जल प्रणाली और मानव स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस हर्बिसाइड्स के वजह से कीस्टोन प्रजातियां और महत्वपूर्ण जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव विषाक्त पदार्थों से नष्ट हो सकते हैं और नाजुक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बाधित कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स को जलकुंभी के पत्तों पर छिड़का जा सकता है। इससे पौधे के शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। हर्बिसाइड जलकुंभी की पत्तियों को तेजी से भेज सकता है और पौधे के कोशिकाओं और सेल्यूलर प्रक्रियाओं के तत्काल निष्क्रियता का कारण बन सकता है। भौतिक नियंत्रण भूमि आधारित मशीनों जैसे क्रेन, ड्रैगलाइन, ड्रेज या वनस्पति श्रेडर द्वारा किया जाता है। यांत्रिक कटाई जलकुंभी के विखंडन का कारण बन सकता है। जब पौधों को कटाई करने वाले कटर से तोड़ दिया जाता है, पानी में पीछे रह जाने वाले जलकुंभी के टुकड़े आसानी से अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं और एक और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। रासायनिक और यांत्रिक निष्कासन अक्सर बहुत महंगा और अप्रभावी होता है, इसलिए शोधकर्ताओं ने जलकुंभी से निपटने के लिए जैविक नियंत्रण की ओर रुख किया है। इसका प्रयास 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब यूएसडीए के शोधकर्ताओं ने यूनाइटेड स्टेट्स में जलकुंभी खाने के लिए जाने जाने वाली वीविल की 3 प्रजातियां छोड़ी। यह पाया गया कि एक दशक बाद 1980 में जलकुंभी के मैट में 33% कमी आई। यह वीविल्स स्टेम टिश्यूज खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे के लिए सतह पर तैरना मुश्किल होता है, जो अंततः डूब जाता है। हालांकि सीमित सफलता के साथ वीविल्स 20 से अधिक अन्य देशों में जारी किया गया है। मई 2010 यूएसडीए के कृषि अनुसंधान द्वारा मेगामेलियस क्यूटेलियारिस एक अतिरिक्त जैविक नियंत्रण कीट के रूप में सामने आया। मेगामेलियस क्यूटेलियारिस एक छोटा सा प्लांट हॉपर कीट है, जो अर्जेंटीना का मूल निवासी है। शोधकर्ताओं ने 2006 से एक्सटेंसिव होस्ट रेंज के अध्ययनों में जैविक नियंत्रण एजेंट के प्रभाव का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि कीट अत्यधिक मेजबान विशिष्ट यानी होस्ट स्पेसिफिक है और लक्षित जलकुंभी के अलावा किसी भी अन्य पौधे की आबादी के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। एक और कीट है जिसका जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में विचार किया जा रहा है। वह एक अर्धजलीय टिड्डी है, जिसका शास्त्रीय नाम कॉर्नोप्स एक्वेटिकम है। यह कीट जलकुंभी और उसके परिवार के लिए विशिष्ट है। इस टिड्डी को नियंत्रित परीक्षणों में दक्षिण अफ्रीका में पेश किया गया है। अब हम जलकुंभी से होने वाली समस्याओं की चर्चा करते हैं। बंदरगाह और डॉकिंग क्षेत्रों तक पहुंचना जलकुंभी के मैट्स के वजह से मुश्किल हो सकता है। नहरों और मीठे पानी की नदियां अगम्य हो सकती है, क्योंकि वे खरपतवारों के घनीभूत गुच्छी से भरी होती है। इससे जल परिवहन में बाधा होती है। इसके अलावा जलकुंभी के प्रभाव से कई बड़ी जल विद्युत योजनाएं प्रभावित होती है। जलकुंभी को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है तो यह नहरों और नदियों में बाढ़ का कारण बन सकता है। जलकुंभी विभिन्न प्रकार के रोगों के वेक्टर्स के लिए सूक्ष्म आवास प्रदान करता है। इसके अलावा यह अनुमान है कि जलकुंभी से झील में बढ़ते नुकसान के कारण नदी में पानी का प्रवाह 1/10 तक कम हो सकता है। जलकुंभी मछुआरे के लिए कई समस्या पेश करती है। खरपतवार होने पर साइटों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
मछली पकड़ने के उपकरण का नुकसान अक्सर तब होता है जब जाल या रेखाएं खरपतवार की जड़ प्रणालियों में उलझ जाती और इन समस्याओं का परिणाम अक्सर होता है पकड़ में कमी और रोजी रोटी का नुकसान। जलकुंभी बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करती है। पानी के सतह को ढकने के वजह से खरपतवार पानी के डिऑक्सीनेशन को जन्म देते हैं, जिससे सभी जलीय जीव प्रभावित होते हैं। जलकुंभी की मृत्यु से जलीय जीवों की संरचना, वितरण और विविधता प्रभावित हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स और आवादग्रस्त अलगल बायोमास का विस्थापन। यह बताया गया है कि मछली की प्रजातियां और फिश बायोमास के विविधता को काफी कम कर दिया है। अब हम जलकुंभी के उपयोगों पर प्रकाश डालते हैं। अकेले जलकुंभी के फाइबर विशेष रूप से अच्छा कागज नहीं बनाता है, लेकिन जब फाइबर को बेकार कागज या जूट के साथ मिश्रित किया जाता है तो परिणाम अच्छा होता है। गूदे को ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है। जलकुंभी का एक और अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के फाइबर बोर्ड का उत्पादन करने में किया जाता है। कटे हुए जलकुंभी के डंठल उबलने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं। उन्हें धोया जाता है और फिर पीटा जाता है। लुगदी को ब्लीच किया जाता है और अपशिष्ट पेपर पल्प और एक फिल्टर एजेंट जैसे चाइना क्ले और पीएच के साथ मिश्रित किया जाता है। फिर लुगदी को हैंड प्रेस करके सूखने के लिए लटका दिया जाता है। बोर्ड के भौतिक गुण इंडोर विभाजन यानी पार्टीशन की दीवारें और छत के उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे हैं। जलकुंभी के पौधे के तने से निकलने वाले रेशे का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधे से निकलने वाले डंठल के रेशे को बाहर निकालने के लिए लंबाई में चीर दिया जाता है और फिर कई दिनों तक सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। रस्सी बनाने की प्रक्रिया जूट के रस्सी के समान है। इसके बावजूद जलकुंभी को सुखाया जाता है और घरेलू उपयोग के लिए टोकरियां और चटाई बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। एक अच्छे उत्पाद की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि उपयोग किए जाने से पहले डंठल ठीक से सूख जाए। यदि डंठल में अभी भी नमी है तो इससे उत्पाद जल्दी सड़ सकता है। जलकुंभी को बायोगैस में परिवर्तित करने की संभावना कई वर्षों से प्रमुख रुचि का क्षेत्र है। इस प्रक्रिया में जलकुंभी व अन्य वेस्ट मटेरियल का एनारोबिक डाइजेशन यानी अवायवीय अपघटन द्वारा विघटन किया जाता है। इसे प्रयोग करने योग्य मीथेन गैस बनता है, जो खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था के लिए या एक इंजन शक्ति प्रदान करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विघटन प्रक्रिया से प्राप्त अवशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और वह एक जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर प्रदान करता है। जलकुंभी का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। जलकुंभी का उपयोग भारी धातुओं, कार्बनिक यौगिकों और रोगजनकों को हटाने के लिए किया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जलकुंभी में रूमिनेंट एनिमल्स यानी जुगाली करने वाले जानवरों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नॉन रूमिनेंट जानवरों के लिए जलकुंभी युक्त खाना खिलाया जाता है। अन्य देशों में जलकुंभी को चावल के भूसी के साथ बतख, सुअर और तालाब के मछलियों को चारा स्वरूप खिलाया जाता है। पशु चारे में जलकुंभी का उपयोग पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मदद करता है। हालांकि मनुष्य सीधे जलकुंभी नहीं खा सकते, वे इसे पशु और अन्य जानवरों को खिला सकते हैं, जो पोषक तत्वों को मानव उपभोग के लिए उपयोगी खाद्य उत्पादों में बदल सकते हैं। जलकुंभी का उपयोग जमीन के खाद के रूप में किया जा सकता है। इसे गीली खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पौधा खाद बनाने के लिए आदर्श है। पौधे को पानी से निकालने के बाद इसे राख, मिट्टी और कुछ पशु खाद के साथ मिलाने से पहले कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है। माइक्रोबियल विघटन द्वारा इसमें मौजूद लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च ब्रेक होते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रक्रिया को तेज करती है और समृद्ध रोगजन मुक्त खाद का उत्पाद करती है, जिसे सीधे मिट्टी में लागू किया जा सकता है। खाद मिट्टी की फर्टिलिटी और फसल की उपज को बढ़ाती है और आमतौर पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। अंगरिया बैंक, जिसे एक जलमग्न पठार माना जाता है, कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवन से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन ये केवल हाल ही में था कि समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा अंगरिया बैंकों पर शोध किया गया
और खोज की गई ताकि इस क्षेत्र का समुद्री पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में अध्ययन किया जा सके। भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 2010 में 5 वैज्ञानिकों के साथ अंगरिया बैंकों का 2 दिवसीय खोजपूर्ण अध्ययन किया था, जिसमें समुद्र की सतह से 400 किलोमीटर और केवल 20 मीटर नीचे फैले इस क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ। ये क्षेत्र मुंबई शहर जितना बड़ा पाया गया था और इसे भारत में मूंगा चट्टान की सबसे बड़ी खोज माना जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जैव विविधता कैसी है। यहाँ पर रीफ के साथ हार्ड और सॉफ्ट कोरल दोनों की 29 और 39 प्रजातियां मिल सकती हैं, जिसमें अभी तक ब्लीचिंग के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखे हैं। ब्लीचिंग यानी जलवायु परिवर्तन के बाद समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण कोरल्स का सफेद होना। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मैनग्रोव फाउंडेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के तहत सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज CMLRE के सहयोग के किए गए एक अभियान पर आधारित है। अब इस जगह के बारे में बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के वन विभाग ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव इसे समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के तहत नामित क्षेत्र घोषित करने का प्रयास करता है। यदि केंद्र द्वारा स्वीकृति मिलती है तो ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में स्थित पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र होगा। संरक्षण के लिए प्रस्तावित सीमा लगभग 61 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। अंगरिया बैंक की पहचान भारत के 106 महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की रक्षा करने से देश को अपने आईची जैव विविधता लक्ष्य में योगदान करने में मदद मिलेगी। आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट 2020 तक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD द्वारा विकसित वन्यजीव और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। मरीन बायोलॉजिस्ट सारंग कुलकर्णी, जिन्होंने 2010 में अंगरिया बैंक की समुद्री जैव विविधता का पहला प्रलेखन किया था, कहते हैं कि यह एक स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत का ग्रेट बैरियर रीफ है। जहां दुनिया में एक तरफ कोरल ब्लीचिंग की खबर प्रमुख है, वहीं यह भारतीय समुद्र तट से लगती एक ऐसी जगह है जहां समुद्री सतह के बढ़ते तापमान के बावजूद भी कोरल सुरक्षित हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। संरक्षण के बाद इस समुद्री क्षेत्र को पर्यटन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जो इसके बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा और साथ ही राजस्व यानी रेवेन्यू उत्पन्न करेगा। वो कहते हैं कि इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय उसके संरक्षण के लिए सही दिशा में उठाया गया ये एक उचित कदम होगा। आज के इस पॉडकास्ट में हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी लेते हुए हाल ही में कुछ हादसे और घटनाएं जो हुई है उन पर गौर किया। आप इस कार्यक्रम से जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और पर्यावरण पर बात करेंगे। इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप पैट्रियन पर हमारी यंग टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।